नमस्कार, स्वागत है आपका एडब्ल्यूसी में। आज हम शुरुआत करेंगे अपनी यूनिट नंबर 4 की, जो है आपका पाषाण काल। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मानव ने अपना विकास किया और वो एक इस प्रकार शिकारी जीवन जीते हुए वह कृषि की ओर अग्रसर हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल या इसे कोई प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। क्यों? देखो कैसे। पाषाण काल क्या होता है? ऐसा काल जिसमें मनुष्य उपकरणों, औजार, हथियार के रूप में पत्थर या पाषाण का प्रयोग करता था। मतलब कि मनुष्य के जो उपकरण थे या हथियार थे वो केवल और केवल पत्थर के बने हुए थे। देखो पाषाण का मतलब भी पत्थर से ही होता है। उसी काल को हम क्या कह सकते हैं? पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। तो इसी काल में मानव ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके काल विभाजन को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे एक आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को भी हम तीन भागों में फिर से बांट सकते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, देखो पुरापाषाण काल में क्या हुआ। जैसे पुरापाषाण काल में आप देखेंगे कि ये है आपका, ये पुरा नहीं है, ये निम्न पुरापाषाण काल है। इस पे आप निम्न और जोड़ें, निम्न पुरापाषाण काल। तो ये आपका पाषाण काल। इसमें हम देखेंगे कि पत्थर कौन सा प्रयोग होता था। यदि आप मध्य पुरापाषाण काल में देखें तो इसमें किस कौन कौन से पत्थर प्रयोग किए गए हैं। और यदि आप उच्च पुरापाषाण काल में देखें तो इसमें कैसे पत्थर थे। उसी तरह से पत्थर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता था, उपकरण या औजार कौन से थे इस काल के, और मानव कैसा था वो। यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ है। जो आपको इमेज दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर था। जबकि मध्य पुरापाषाण काल में जैस्पर, चर्ट और फिल्ड जैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। क्योंकि देखो पत्थर ही हमारे पास एक ऐसी विशेषता थी जिसके आधार पर हम पाषाण काल का विभाजन कर सकते थे। वरना हमारे पास तो इसका कोई ना तो लिखित विवरण था, और लिखित विवरण है ही नहीं तो पढ़ा कहाँ से जाता। उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल में भी यही पत्थर रहे, जैसे जेस्पर, चर्ट, फिल्ट। एक और आ जाता है आपका एक्ट। उच्च पुरापाषाण काल में ये चार प्रकार के पत्थर प्रयोग होते थे। जबकि निम्न पुरापाषाण काल में पत्थर का जो भाग होता था वो कौन सा प्रयोग किया जाता था? कोर वाला प्रयोग किया जाता था। कोर मतलब ये वाले जो कोर, इस तरीके से, इस तरीके के कोरों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर। और फलक, यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर का फलक भाग प्रयोग किया जाने लगा। और यहाँ पर यदि आप उच्च पुरापाषाण काल में देखें तो इनको कॉम्बिनेशन बना दिया इन दोनों का। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं ना कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? हाइब्रिड का। तो वही यहाँ पर भी है। एक प्रकार से ये हाइब्रिड पत्थर है। मतलब कोर और फलक दोनों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। उसी प्रकार उपकरण और औजार देखें कौन कौन से थे। तो निम्न पुरापाषाण काल में कुल्हाड़ी थी, वो भी पत्थर की बनी हुई थी। चापर थी और चापी थी यहाँ पर। और मध्य पुरापाषाण काल में यहाँ पर बेदनी आ जाती है, दक्षिणी आ जाती है और खुरचनी आ जाती है। ये इस काल के प्रमुख औजार थे, मध्य पुरापाषाण काल के। उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड और बोरी का प्रयोग किया गया। देखो मानव किस तरह का था। तो निम्न पुरापाषाण काल में मानव होमो इरेक्टर था। जो हमने शुरुआत में हमने पहला चैप्टर देखा था अपना, उसमें मैंने आपको सारा क्लियर किया था कि होमो इरेक्टर कौन है, निएंडरस्थल कौन है, क्रो मैग्नन कौन है, होमो सेपियंस कौन है, रामापिथेकस कौन थे। तो वो सब मैंने आपको वहां पर बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मध्य पुरापाषाण काल का मानव जो था वो निएंडर स्थल था। और उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल का जो मानव बना वो क्रो मैग्नन बना। नेक्स्ट। तो देखो जो आपके पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल, इसमें आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि कौन सा स्थल कहाँ है और किस नदी से किस से संबंधित है वो। तो जैसे आप देखते हैं
पहलगांव। पहलगांव जम्मू कश्मीर में है। ये लिद्दार नदी के निकट। इसकी प्रमुख विशेषता है, यहाँ जो अवशेष पाए गए हैं वो लिद्दार नदी के निकट हाथी दांत की कुल्हाड़ी मिली। जो आप देखते हैं हाथी दांत की कुल्हाड़ी इस तरीके से। पोतवार। पोतवार पंजाब में है, वर्तमान ये पाकिस्तान में है, क्योंकि कुछ क्षेत्र पंजाब का पाकिस्तान के पास है और कुछ क्षेत्र भारत के। तो यहाँ से हस्त कुठार और काटने के औजार मिले हैं पोतवार से। हथनोरा। हथनोरा फेमस है, प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। तो ये मध्य प्रदेश से मिला है। और कहाँ से? नर्मदा नदी के निकट। मानव की खोपड़ी का प्रथम प्रमाण 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनित किया गया था। मतलब ये जो है आपका मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण जो मिला है यहाँ पर, वो नर्मदा नदी में ही मिला है। किसने इसकी खोज की थी? तो अरुण सोनकिया ने खोज की थी। कब की थी? 1982 में। फिर आपका भीमबेटका पुरापाषाण काल से संबंधित है, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के निकट है। निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पुराने शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब शैल आश्रय वे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित गुफाओं होती हैं। जो मानव ने किसी पहाड़ को काटा और उसको एक गुफा का रूप दे दिया, तो उसी में उसने क्या कर लिया, अपना निवास स्थान बना लेता है, उसी को ही शैलाश्रय कहा जाता है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं शैलाश्रय? ये भीमबेटका से। आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। यहाँ से शिल्प उपकरण मिले। शिल्पियों के जो उपकरण होते हैं वो यहाँ पर शिल्प उपकरण मिले हैं। लोहंदा नाला। लोहंदा नाला उत्तर प्रदेश में है। बोलन नदी घाटी में विश्व के प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल करेगा कि बताइए कि मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो लोहंदा नाला से। किस नदी के निकट प्राप्त हुई? तो बेलन नदी घाटी। लोहंदा नाला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। इतना आपको ध्यान रखना। पलवरम। पलवरम मद्रास में है। मद्रास मतलब आज का तमिलनाडु, या मद्रास का जो अब नया नाम है वो है चेन्नई। और यही तमिलनाडु की राजधानी। तो भारत में सर्वप्रथम हैंडेक्स यहीं से प्राप्त किया गया। हैंडेक्स मतलब जो हाथ से का हथियार होता था उसी को हैंडेक्स कहा जाता था। तिरपक्कम। तिरपक्कम भी मद्रास में है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो हैंडेक्स भी मिला है, क्लीवर भी, फलक और उपकरण भी यहाँ से मिले हैं हमें। गुड़ियाम मद्रास में है। फलक प्लस क्लीवर उपकरण दोनों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र में है। यहाँ से मध्य पुरा पाषाणिक युगीन उच्च कोटि के उपकरण मिलते हैं। तो ये आपका पूरा पाषाण काल हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में देखो क्या हुआ। वो इसकी खोज में सबसे ज्यादा श्रेय दिया था तो CL कार्नलाइस ने दिया था। और कब हुई थी इसकी खोज प्रारंभ? 1867 में इसकी प्रारंभ हुई थी। तो क्या क्या विशेषता है यहाँ की? विश्व के प्राचीनतम मकान का साक्ष्य भागौर से मिलता है। भागौर आपका राजस्थान में है। तो सबसे प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीन यदि कहीं मकान मिले हैं तो वो भागौर से मिले हैं। और सबसे पुराने पशु का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। सराय नाहरराय से मानव के अस्थिपंजर मिलते हैं। मैदहा। मैदहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ वाला जिला है। यहीं से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। जो जानवरों की हड्डी होती है उनके उपकरण बनाए गए, और सींग के भी, जो जानवरों के सींग होते हैं उनके भी उपकरण यहाँ पर बनाए गए। GR शर्मा ने मैदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। मतलब इन्होंने यहाँ की खोज करवाई थी और 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। कौन से? नंबर 1 बूचड़खाना क्षेत्र, झील क्षेत्र और कब्रिस्तान। दमदमा। दमदमा से 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इनमें से जो 5 तो युगल समाधान है, मतलब जोड़े के साथ दफनाए गए हैं। एक ही समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। जो 41 समाधान मिले हैं हमें इस दमदमा से, 5 तो युगल समाधान और एक समाधान में 3 मानव कंकाल मिले हैं, और बाकी में सिंगल सिंगल मिले। सिंगल मतलब एकल, एक एक मानव कंकाल मिला है बाकी में। लेकिन 5 समाधान युगल हैं और एक ही समाधान में 3 मानव कंकाल मिलते हैं। पशुपालन का प्रारंभ इसी काल से प्रारंभ होता है। मतलब मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ मिलते हैं? तो भारत में मिलते हैं आदमगढ़ में। और आदमगढ़ मिलता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में।
यहाँ से एक साक्ष्य मिलता है, दूसरा और साक्ष्य मिलता है बागौर से मतलब भीलवाड़ा से। बागौर भीलवाड़ा में पड़ती है और ये कहाँ है जगह? राजस्थान में। भारत में यहीं से चित्रकारी से युक्त सर्वाधिक 50 शिलाश्रय मिले, शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसे हमने अभी पीछे देखा था कि भीमबेटका की गुफाओं से क्या मिलते थे? भीमबेटका से शिलाश्रय मिले थे। तो चित्रकारी से युक्त जो पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी, वो ऐसी 500 गुफाएं मिली हैं और जिनमें भी क्या है? चित्रकारी अच्छी खासी की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब देखो स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर? मध्य पाषाण काल के स्थल। प्री के लिए, पीसीएस प्री के लिए, प्री के लिए केवल आपको स्थान ही याद रखने हैं और वो स्थान किस लिए प्रसिद्ध है बस। बाकी काम मेंस के लिए छोड़ दीजिए। वो जैसे बागौर कहाँ है? राजस्थान में। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल है। इसका उत्खनन बीएन मिश्र द्वारा कराया गया था। मतलब मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा क्षेत्र जो मिलता है उत्खनित क्षेत्र, वो है आपका बाग राजस्थान का क्षेत्र। लंगनाथ गुजरात में पड़ता है। ये प्रथम शुष्क क्षेत्र स्थल है। इसकी जो खुदाई करवाई थी वो एचडी संकलिया ने करवाई थी। रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल यहीं से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर रेत के ठोस टीले मिलते हैं और 14 मानव कंकाल मिलते हैं। सराय नहारा है उत्तर प्रदेश में है। स्तंभ गर्त के प्रमाण मिलते हैं। स्तंभ गर्त मतलब पृथ्वी के नीचे गड्ढा खोद कर ये स्तंभ गर्त के प्रमाण मिलते हैं। जैसे पृथ्वी के नीचे आप कुछ हद तक इसमें गड्ढा खोद दीजिए, तो यहाँ पर ये लोग रहते, तो इसी को स्तंभ गर्त बोला जाता था। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम में, जो सराय नहार से मिले हैं, सिर तो पश्चिम में इस तरह से, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम, इस तरह से। तो सिर जो मिलेगा पश्चिम में और पैर आपके पूरब की ओर दफनाए गए। युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य, साक्ष्य के कंकाल सिर में पत्थर घुसा हुआ है, एक यहीं से मिला है। वो भी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहीं से प्राप्त होते हैं। मतलब एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को दफनाया गया था यहीं पर। मैदाह, मैदाह प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है और प्रतापगढ़ आपका जिला है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल हड्डी एवं सींग उपकरण व आभूषण मिले हैं यहाँ से। हड्डी एवं सींग के आभूषण, सींग के उपकरण और आभूषण यहीं से मिलते हैं। स्त्री व पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य यहीं से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीधा सीधा सवाल करेगा कि बताइए कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है मैदाह से। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। उत्खनन बीबी लाल मिश्र द्वारा कराया गया था। इसका द्वारा कराया गया। वासीय बस्ती व पत्थर के औजार के निर्माण स्थली के रूप में पहचान की गई। यहाँ पर बस्तियां भी थीं और पत्थर के जो औजार निर्मित होते थे वो एक तरीके से, जैसे आज हम कह देते हैं औद्योगिक क्षेत्र या फैक्ट्री क्षेत्र, ये वो था इस तरीके से वीरभानपुर जो था। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के भी होशंगाबाद जिले में है। यहाँ से शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है कि लोग यहाँ से पशु पालते थे यहाँ पर या नहीं। जल्लाहली, जल्लाहली कर्नाटक में है। यहाँ पर रोमन लिपि डी अक्षर के आकार के तिरछे फलक प्राप्त हुए हैं। ये इंपोर्टेंट होगा आपका। और जो पंचमढ़ी है आपका, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बूद्वीप और जो आपका, जम्बूद्वीप है और जो डोरो वो द्वीप है यहीं पर मिले हैं। ये टेरी, टेरी तमिलनाडु में है और प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल यहीं से प्राप्त हुआ है। ये आपका प्रस्तर उद्योग के लिए कच्चा माल आप यहीं से प्राप्त करते थे, मतलब ये लोग यहीं से प्राप्त करते थे। नवपाषाण काल, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, नवपाषाण काल में क्या हुआ। कृषि के विकास ने मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू में अमूलचूल परिवर्तन ला दिया और गार्डन चाइल्ड ने इसे, इतिहासकार हुए हैं, नवपाषाण काल की क्रांति की संज्ञा दी है। नवपाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा, क्योंकि देखो कृषि की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन हुए कृषि में, तो इसलिए इसे गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल की क्रांति की संज्ञा दी है।
अब नवपाषाण काल का की खोज या इसको नाम देने का श्रेय जो जाता है वो प्राइम रोज को जाता है, और इन्होंने ये खोज की थी 1847 में। अब यहाँ पर क्या होता है, खाद्यान्नों का उत्पादन यहीं से प्रारंभ होता है। कृषि तो पहले से चली आ रही थी पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन ये यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साथ लोहरा देव कहाँ है, संत कबीरनगर, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। ये 9000 है, 9000 बीसी से 8000 बीसी के बीच का प्राप्त हुआ है। जब तक यहाँ की खोज नहीं हुई थी तब तक मेहरगढ़ को माना जाता था। यहाँ पर मेहरगढ़ में आप 6000 से 7000 बीसी पूर्व के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो लेकिन अब क्या है, अब संत कबीर नगर में लोहरा देव की खोज होगी तो यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी जो है वो यहीं से प्राप्त होती है, तो कृषि के साक्ष्य अब यहाँ से मिलते हैं, तो इसलिए 9000 से 8000 बीसी के पुराने हैं। अब देखो स्थल कौन कौन से हैं नवपाषाणिक स्थल में, आप देखेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट या रोटी की टलियां कहा जाता है। इसको कहाँ है, बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की तीन, ये जब की बात कर रहा है जब तक लोहरा देव की खोज नहीं हुई थी, और अ, जौ की दो किस्म की खेती व कच्चे ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी मिलते हैं कि लोग अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर यहाँ पर रहना प्रारंभ कर दिए थे। बुर्जहोम कश्मीर में है। श्रीनगर स्थित झील के किनारे गढ़ता आवास के प्रमाण 1935 में डी टेरा और पीटरसन द्वारा खोजे गए थे। ये लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के साथ दफनाए गए हैं, मतलब यदि मालिक मर जाता था तो कुत्ते को भी उसके साथ मार पीट कर दफना दिया जाता था। ये इसकी विशेषता थी। गुमफराल, गुमफराल को ही कुमार की गुफा भी कहा जाता है, ये कश्मीर में है। श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर यदि आप दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर कृषि व पशुपालन के साक्ष्य आपको मिलेंगे। हड्डी के औजार, धूसर मृदभांड तथा सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला जो होता है सिलबट्टा, गाँव में अक्सर देखने को मिल जाता है, उसके प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। धूसर मृदभांड कैसे होते हैं, मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। और धूसर कैसे होते हैं, उन पर कोई चित्रकारी नहीं थी, सीधे सीधे बस मिट्टी के उल्टे सीधे बनाए और वो, तो उन्हीं को ही धूसर मृदभांड की संज्ञा दी गई। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ उत्खनन 6500 ईसा पूर्व का है। यहाँ पर धान की खेती का साक्ष्य प्रमाण होता है, साक्ष्य मिलता है। भारत में ही नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है, परंतु जब लोहरा देव की खोज हो गई तो लोहरा देव में चावल की खेती के प्रमाण 8000 से 9000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ये 9000 बीसी से 8000 बीसी, क्योंकि उल्टा चलता है बीसी। नेक्स्ट, मगहरा उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियां प्राप्त होती हैं। ऐसे होती है ना गोल झोपड़ियां, इस तरीके से झोपड़ियां होती हैं, गोल झोपड़ियां के प्रमाण मिलते हैं। धान के अलावा जौ की खेती तथा पशुबाड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के निकट है। जैसे मधुमक्खी छत्ते रख लेती है ना, तो यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां ज्यामितीय आकार में प्राप्त होती हैं। हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त होते हैं। विश्व का प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है, चौपानी मांडो से। चिरान बिहार में है। हड्डी के उपकरण जो हिरन के सींग के थे वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू कर्नाटक में है। मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले मवेशी बाड़ों के स्थल थे। पिपकलिहल कर्नाटक में है। नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। ये गाय बैल बकरी भेड़ को पालते थे। यहाँ से राख का ढेर व निवास स्थल दोनों प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। चावल के साक्ष्य बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो देखो इसमें भी आपको सारा याद नहीं रखना, कुछ ही याद रखना है, जैसे मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट, बुर्जहोम, गुमथराल, कोल्डी हवा, मगहारा, चौपानी मांडव, बस। ज्यादा से ज्यादा संगन कल्लू भी याद रख सकते हैं, बाकी इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इसको भी और इसको भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं, अच्छी बात है। तो लेकिन कुछ तो आप इनमें से फेमस फेमस याद रख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पिछले 15 वर्षों में कई बार सवाल बने हैं यहाँ पर।
वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसी में ही आपका मिलेगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी। ताम्र पाषाण काल को कैलकोलिथिक काल भी कहा जाता है। मनुष्य ने पहली बार तांबे की धातु का प्रयोग करना इसी काल में सीखा था। यहीं से शुरुआत होती है। इसमें क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांवों का विकास हुआ इससे। जब देखो, पहले हल कैसे थे, होते थे लकड़ी के होते थे, तो वो इतनी ज्यादा जुताई नहीं कर पाते थे खेत वगैरह में, तो कृषि भी कम होती थी। तो लेकिन जब हम तांबे की खोज कर ली, तो जो लकड़ी के हल होते थे उनसे बेहतर हम जुताई कर पाए खेतों की। तो इससे हमारा क्या हुआ, कृषि उत्पादन भी बढ़ना प्रारंभ हो गया, जिस कारण प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांवों का विकास होना प्रारंभ हो गया। समाधान की प्रक्रिया भी स्थान विशेष में अलग अलग हो गई। जैसे दो प्रकार के होते थे, एक तो आंशिक समाधान होता था। इसमें क्या होता था, सबका कुछ अंश जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता था, और जो बचा उसे दफनाया जाता था, या फिर उसे जला दिया जाता था। एक पूर्ण समाधान होता था। पूर्ण समाधान में मृत्यु होते ही उसे जला दिया जाता था, या फिर उसे दफना दिया जाता था। ठीक। अब देखो, दक्षिण भारत में शव दफनाने की प्रक्रिया पूरब में तथा पैर पश्चिम में होते थे। मतलब सिर पूरब में और पैर पश्चिम में होते थे। जबकि महाराष्ट्र में शव दफनाने की प्रक्रिया सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में होते थे। क्योंकि स्थान विशेष में ये प्रक्रिया क्या हो गई, अलग अलग होती चली गई। इसलिए क्या हुआ, दक्षिण भारत में सिर पूरब में हो गया और पैर पश्चिम में। जबकि महाराष्ट्र में देखो, कुछ कुछ तो महाराष्ट्र भी दक्षिण में ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो यहाँ पर सिर उत्तर में हो गया और पैर आपके दक्षिण में हो गए। हड़प्पा सभ्यता का विकास होने से पहले जो कुछ छोटी छोटी बस्तियां थी, ये हड़प्पा सभ्यता के आसपास बसी थी। और ये कैसी सब बस्तियां थी? ये सब की सब ग्रामीण बस्तियां थी। ग्रामीण बस्तियां थी। वरना सोचो, एक शहरी सभ्यता के आसपास उसको खाने के लिए कहाँ से आ रहा था उसको? क्योंकि शहर में लोग कृषि तो करेंगे नहीं। कृषि कहाँ होती है ज्यादातर? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके आसपास जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, इसके आसपास ही ग्रामीण सभ्यताओं का विकास हो। जैसे आप देखेंगे, आहार संस्कृति, ये कहाँ है आपकी? पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलेगी। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश की है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पनप रही थी। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की है। और इसे हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन माना जाता है। कनिष्ठ मतलब हड़प्पा से छोटी थी, और समकालीन मतलब समकालीन, जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, तो ये कायथा सभ्यता भी अपने चरम पर थी। साथ साथ चल रहे थे। इसके एक घर से 29 तांबे के कंगन प्राप्त हुए हैं। इंपोर्टेंट है, 29 तांबे के कंगन। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। बस इतने आपको ध्यान रखना है संस्कृतियों के बारे में, कि जब हम मेंस या ऑप्शनल का देखेंगे तो वहां पर इन्हें डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, कुछ नोट है। भारत में पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया, और 1902 में सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था। तो ये आपका देखो टॉपिक हो जाता है पूरा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे होंगे वो हम इसको देख लेते हैं। अब देखो, इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर, प्रीवियस प्लस लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न पर भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न है आपके। वो कह रहा है, रोबोट ब्रोसफूट थे। रोबोट वो कहता है कि रोबोट ब्रोसफूट क्या थे? वो देखो, 2015 का सवाल है यूपीपीसीएस का। तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या ए और बी ये दोनों थे। मतलब वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। अब देखो, यहाँ पर हुआ क्या, जब ये सवाल आया था तो ये ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया था उन्होंने। तो इसलिए आयोग ने इसके दोनों आंसर माने थे, क्योंकि रॉबर्ट ब्रोसफूट जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। तो ये दोनों को ही मान लिया, इसलिए इसको मैंने नीचे वाले ऑप्शन को बदल दिया। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो कोपेनहेगन जर्मनी में एक ही जगह है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास
पाषाणकालीन संबंधित उपकरण है वो कहाँ है, या लोह युगीन उपकरण संबंधित वो कहाँ है, तो वो कोपेनहेगन में रखे हुए हैं। तो इनका जो विभाजन किया था वो किया था थॉमसन ने। तो ये थॉमसन ने इसका विभाजन किया था। ये सवाल यूपीपीसीएस का है 2010 का। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? अब देखो, पशुपालन का प्रारंभ अभी आपको बताया था कि किस काल में हो गया था, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ शुरू हो चुका था यहाँ पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? लंगनाज है, वीरभानपुर है, आदमगढ़ है, या फिर चौपानी मांडव है। अभी पीछे आपको बताया गया था कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिले थे वो आपके आदमगढ़ जिले से, वो आदमगढ़ स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ बने थे? तो हड्डी के उपकरण बने थे मैदाह, उत्तर प्रदेश मैदाह। यहाँ पर हड्डी के उपकरण आपको प्राप्त होंगे। ये आपका सवाल यूपीपीसीएस 2010 में था। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? यूपी आरओ का है। अब देखो, तो अभी पीछे वाले जो सवाल था, हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हो रहे थे? मैदाह से। तो इसका भी आंसर क्या होगा, मैदाह ही होगा। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले थे? एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल मिले थे वो कहाँ थे? दमदमा में। याद करो कि 41 समाधान मिले थे यहाँ पर, 41 समाधान। 41 में भी 5 कैसे थे? 5 आपके युगल थे, और एक कब्र के अंदर क्या था? 3 व्यक्तियों को दफनाया गया था। तो वही सवाल है यहाँ भी पूछा गया कि 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो 3 मानव कंकाल आपके दमदमा से मिले। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो खाद्यान्नों की कृषि, अभी हमने पीछे देखा कि खाद्यान्नों को इकट्ठा करना, खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ करना, वो नवपाषाण काल में हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक ये लोग धातु वगैरह से परिचित हो चुके थे, इसलिए इन्होंने कृषि में क्या हुआ, कृषि में आमूलचूल परिवर्तन प्रारंभ हुए। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? देखो, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य, क्या आपने नीलगिरी पढ़ा था पीछे? नहीं। शिवालिक पढ़ा? नहीं। नीलामलाई पढ़ा? नहीं। तो नर्मदा घाटी में ही क्या हुआ था, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। यहीं से नर्मदा घाटी से क्या मिली थी, मानव की खोपड़ी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था जो मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था? देखो, मानव इन सब का तो प्रयोग करता ही था, लेकिन वो कह रहा है कि इनमें भी सबसे पहले किसका किया? गेहूं का, चावल का, जौ का, या फिर बाजरा का। तो इसमें आंसर होगा आपका सी, जौ का उसने प्रयोग करना प्रारंभ किया था पहली बार। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये लोअर सब का है, 4 में भी आया है और आपका 8 में भी आया है। ये देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो पीछे हमने देखा लोहरादेव। लोहरादेव कहाँ है आपका? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जिला है किसका? यूपी का। तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। अब देखो, प्राचीनतम स्थायी जीवन कहाँ से प्रारंभ कर दिया था मानव ने? नवपाषाण काल। क्या धौलावीरा था? धौलावीरा तो आपको हड़प्पा में देखने को मिलेगा, किले मोहम्मद। इस तरह का तो नाम ही देखो मुस्लिम तरह का नाम है। तो उस टाइम पर तो मुस्लिम साम्राज्य था उसका विकास भी नहीं हुआ था। कालीबंगा, ये भी आपका किससे संबंधित है? हड़प्पा से। तो एक ही आपके पास बचता है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको, ये है किसको, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बीपीएससी में आया है। तो चालकोलिथिक युग हमने देखा था किसको? ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग युग भी कह देते हैं, कहीं कहीं इसको कैलकोलिथिक भी पढ़ा जाता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था कैलकोलिथिक। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष पाए गए हैं? आर्मी से, आमरी से नहीं, कोटदीजी से नहीं, कालीबंगा से नहीं, मेहरगढ़ से। जो आपका है मेहरगढ़ से आप देखेंगे
पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के यहाँ पर क्या मिलेंगे, साक्ष्य मिलते हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? लोअर सब 2009 का है। नवादा टोली का उत्खनन क्या केडी वाजपेयी ने किया था? नहीं। वीएस वंकड़ ने किया था? नहीं। मार्टिमर व्हीलर ने किया था? नहीं। तो किसका संकलन जो किया था, नवादा टोली का जो उत्खनन किया था, वो किया था एचडी संकालिया ने। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। देखो, स्मारकों की जो पहचान की गई है, क्या सन्यासी गुफाओं के रूप में? नहीं। फिर कहता है मंदिर के रूप में, मंदिर के तो प्रमाण ही नहीं मिलेंगे अभी। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। जो वृहत स्मारक बने हैं वो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बने थे। Next। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? और देखो, राख के टीले कहाँ बताए थे मैंने आपको? क्या बुदिहाल में? नहीं। कोल्डी हवा में? नहीं। ब्रह्मगिरी में? नहीं। किसमें? संगन कल्लू। संगन कल्लू कहाँ है आपका? कर्नाटक। कर्नाटक में ही से ही आपको क्या मिलेंगे? राख के टीले प्राप्त होंगे। नेक्स्ट। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, पीछे अभी हमने देखा था कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी के उपापक स्तंभ के रूप में? नहीं। बौद्ध प्रतिमाएं? नहीं। खनिज के लिए? नहीं। तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए कितने चित्र मिले थे? शैलाश्चर्य कितने मिले हैं यहाँ पर? 500। 500 शैलाश्चर्य प्राप्त हुए थे। तो इसलिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। कहाँ है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में मिलती हैं आपकी गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। गैरिक मृदभांड पात्र, ओसीपीवी बोलते हैं शॉर्ट में, का नामकरण हुआ था, किसने किया था? गैरिक मृदभांड का नामकरण जो हुआ था वो किस रूप में हुआ था? देखो, लाल किले के रूप में। इसका तो नाम ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये बाद की इमारत है, बहुत बाद में बनेगी जाकर। कहाँ? मध्य। जब हम इतिहास काल पढ़ेंगे तो वहां जाकर ये देखने को मिलेगी। तो नोह में? नहीं। अहि क्षेत्र में? नहीं। हस्तिनापुर। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर के रूप में। नेक्स्ट। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? अब देखो, किस तरीके से रखते थे वो लोग। पश्चिम से पूरब की तरफ? नहीं। उत्तर से दक्षिण की तरफ? नहीं। पूरब से पश्चिम की तरफ। पूरब से पश्चिम की तरफ दक्षिण भारत में होता था। और उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया करते थे। सिर उत्तर की ओर था, पैर दक्षिण की ओर हुआ करते थे। नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? यूपी लोअर सब 2008। कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी से? नहीं। चिरांद से? नहीं। मास्की से? नहीं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है आपका? जे एंड के, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से ही क्या मिलता है हमें? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के मोरहाना पहाड़ ना, भगरिया नहीं, बघीकोर नहीं, तो लेखिया से विंध्य क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रमाण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंट है आपका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये जो है संलग्न कार्यालय, ये संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय है आपका। पर्यटन का नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है, मानव संसाधन विकास के लिए नहीं। देखो, वैसे भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में भी हमें क्या है, हम संस्कृति, मानव की संस्कृति पढ़ने का ही प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? संस्कृति। Next। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुरातत्व का जनक देखो, जेम्स प्रिंसेप को नहीं, इन्होंने तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने, जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने का प्रयास किया था 1837 में। मार्टिमर व्हीलर थे? नहीं। जॉन मार्शल थे? नहीं। अलेक्जेंडर कनिंग। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? एमपीपीएससी है। देखो, ये स्टेट वाइज है, ये वहाँ की, ये कहते हैं ना कि स्पेशल है, स्टेट स्पेशल, ये उसके लिए। जैसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है आपका? तो क्या गुवाहाटी में होगा? नहीं। बस्तर में होगा? नहीं। चेन्नई में होगा? तो कहाँ होगा फिर? ये होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में होगा। कह रहा है सुमेलित कृति, कौन सा सुमेलित होगा और कौन सा सुमेलित इसमें नहीं होगा? देखो, हथनोरा मध्य प्रदेश में है, यस। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यस। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, हाँ जी। लोहंदा नाला, ये लोहंदा नाला, लोहंदा नाला मध्य प्रदेश में नहीं, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? इसका मतलब तो फिर लोहंदा नाला है कहाँ? लोहंदा नाला है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में। नेक्स्ट। हाथी दांत की कुल्हाड़ी
किस स्थान से प्राप्त हुई है? हाथी दांत की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई है? कोतवार से? नहीं। पलवरम से? नहीं। नेवासा से नहीं प्राप्त हुई, तो आंसर होगा इसका पहलगांव। हाथी दांत की कुल्हाड़ी जो मिली है वो हमें पहलगाम से मिली है। विश्व के प्राचीनतम मकान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? वीरभानपुर? नहीं बताया। सराय नाहरराय? नहीं। लंगनाथ? नहीं। तो बागौर या बागौर से प्राप्त हुए हैं, कहाँ है ये आपका? राजस्थान। विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वो आपको यहीं पर मिलेंगे। विश्वतम सबसे बड़े पशु के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? वो भी आपके बागौर से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है देखो, कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बागौर का उत्खनन बी.एन. मिश्र द्वारा कराया गया था। क्या पीछे मैंने पढ़ा था? हाँ बिल्कुल। बागौर का जो उत्खनन है वो बी.एन. मिश्र ने कराया था। यहाँ से विश्व का प्राचीनतम मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से विश्व के प्राचीनतम, यस, अभी तो पीछे देखा था कि विश्व के सबसे प्राचीनतम मकान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? बागौर से। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, इसलिए उपयुक्त दोनों सत्य हो गया। इन कथनों पर विचार कीजिए। तो लंगनाथ का उत्खनन एच.डी. संकलिया द्वारा कराया गया था। लंगनाथ का, यस, लंगनाथ का उत्खनन एच.डी. संकलिया ने कराया था। ठीक है, ये आपका। अब कह रहा है, कारण कह रहा है उसका, कारण कह रहा है कि यह प्रथम शुष्क क्षेत्र था जहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। देखो, ये यहाँ से इसने घुमा दिया इसको। ये प्रथम शुष्क क्षेत्र था, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जहां से राख के टीले प्राप्त हुए, यहाँ से राख के टीले प्राप्त नहीं हुए, यहाँ से रेत के टीले प्राप्त हुए। रेत के टीले, वो भी कैसे? ठोस रेत के टीले। क्योंकि शुष्क क्षेत्र था तो यहाँ पर ठोस रेत के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इसलिए क्या होगा आपका? कारण जो है ये तो गलत हो जाएगा और कथन हो जाएगा सही। इसका मतलब ए और दो आर दोनों सही नहीं। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। पहली बात तो ये क्या है? ये गलत है, आर गलत है, तो इसका मतलब ये होता। ए सही है परंतु आर गलत। यस, ये सही है, सी बनेगा। ए सही है और आर गलत, तो ना ही आपका डी बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है देखो, खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ होता है। यस, बिल्कुल ठीक है, कोई खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ। चौपानी मांडव से विश्व का प्राचीनतम मृद भांड का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो भी देखो, चौपानी मांडव से विश्व का सर्वप्रथम मृद भांड का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या ये सही है? चौपानी मांडव से विश्व के सबसे प्राचीनतम मृद भांड का साक्ष्य प्राप्त होता है। यस, दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा अप्रयुक्त, दोनों सही है। तो इस तरह से सवाल पूछे थे उसने। वो ये भी कह सकता था केवल एक सत्य है ए में, दो में कह सकता दो सत्य है, उपर्युक्त दोनों सत्य है। ये पहला जो मोड था वो इस तरह से था, लेकिन जो 2022 का पीसीएस हुआ उसमें इसने क्या कर दिया, ऑप्शन को ही बदल दिया। केवल दो सत्य है, उपर्युक्त दोनों सत्य है, केवल एक सत्य है, तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इन सवालों को, अभी आप इसको सी को लगाएं और आगे बढ़ जाएं, तो ऑप्शन थोड़े से ध्यान से देखना। और यही गेम खेला था यूपीएससी ने, वो भी देखेंगे आगे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? जैसे कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में थी, यस। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में थी, यस। मालवा संस्कृति कहाँ थी? मध्य प्रदेश में थी। तो आहड़ संस्कृति जो थी वो महाराष्ट्र में नहीं थी। आहड़ संस्कृति कहाँ थी आपकी? वो राजस्थान की थी। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? ये आपका सुमेलित नहीं होगा। इतने हमने इसमें क्वेश्चनों को पुटोपुट किया। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक दिया हुआ है किसका? टेलीग्राम का और व्हाट्सएप। टेलीग्राम और व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल सकती है। उसके साथ साथ यदि आपको कंप्लीट हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट हिस्ट्री पीडीएफ चाहिए, तो आप पर्सनली मेल कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मेल के द्वारा भेज दी जाएगी। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए, कोरियर के द्वारा भी आपके पास भेजे जा सकते हैं। और इसके लिए आपको मेल करना होगा, ये है, ये मेरी ईमेल आई डी, targetwithchetan@gmail.com। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।